brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। राणा सांगा तक अगर विवाद था तब तक तो ये अखिलेश यादव को मंजूर था, लेकिन जैसे ही ये विवाद राणा सांगा से निकलकर मंदिर, मस्जिद और बौद्ध विहार तक पहुंचा तो एक रेड लाइन खिंच गई और ये अखिलेश यादव को मंजूर नहीं है। आखिर क्यों अखिलेश यादव ने आज अपने ही उन नेताओं पर लगाम लगाने की कोशिश की जो अब राणा सांगा के विवाद को मंदिर, मस्जिद तक ले जा रहे हैं? क्या है पूरी वजह, समझेंगे। इसके अलावा यह भी जानिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसे सख्त लहजों में चेतावनी दी है और कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों के डीएम को धमकी भरे ईमेल और अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली है, यह भी दिखाएंगे। आखिर में मायावती कल बड़ी मीटिंग कर रही हैं, तो क्या है उस बड़ी मीटिंग का एजेंडा? क्या आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। राणा सांगा को रामजी लाल सुमन ने सदन में जब गद्दार कहा तो उसके बाद से हंगामा मचा। करनी सेना ने खूब तलवारें लहराई। समाजवादी पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। समाजवादी पार्टी ने खानापूर्ति के तौर पर एक बयान तो जारी कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं रामजी लाल सुमन बनाम करनी सेना का यह विवाद समाजवादी पार्टी को सूट कर रहा था। ये एक तरीके का पीडीए की तरफ ध्रुवीकरण करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ी है, यानी कि राणा सांगा से बढ़ती हुई बात अब मंदिर मस्जिद तक पहुंच गई, बौद्ध विहारों तक पहुंच गई, यही नहीं पुराने मंदिरों के महंतों तक पहुंच गई, भगवान तक पहुंच गई, तो अब अखिलेश यादव को लगा कि कहीं ये ज्यादा ना हो जाए और इसका नुकसान ना हो जाए, और यहां पर उन्होंने एक रेड लाइन आज खींच दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन दो नए बयानों की जो समाजवादी पार्टी के दो दलित नेताओं की तरफ से आए हैं। रामजी लाल सुमन ने एक और बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर आप मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे अगर आप मंदिर ढूंढोगे तो फिर हम मंदिरों के नीचे बौद्ध विहार ढूंढेंगे। यही नहीं, एक बार फिर उन्होंने याद दिला दिया कि अगर बाबर का डीएनए किसी का है तो अपना बताओ तुम्हारा डीएनए क्या है। यानी कि एक बार फिर से उन्होंने नाम तो नहीं लिया राणा सांगा का, लेकिन गद्दारी की याद दिला दी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के दूसरे बड़े दलित चेहरे हैं इंद्रजीत सरोज, पासी बिरादरी से आते हैं, और उन्होंने तो एक और बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि अगर गजनवी और गजनी को रोकना था तो क्या इतना सामर्थ्य तब के मठ मंदिरों में नहीं था? और मठ और मंदिर और भगवान में अगर इतना ही सामर्थ्य होता तो गजनी और गजनवी यहां लूटपाट नहीं कर पाते, उन्हें भस्म कर सकते थे। यानी कहीं ना कहीं एक तरीके से धर्म का उपहार। दूसरी तरफ यह चेतावनी कि अगर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जाएंगे तो फिर उसके नीचे बौद्ध विहार भी ढूंढे जाएंगे। पहले इन दोनों बयानों को आप सुनिए और इन दोनों बयानों ने कैसे अखिलेश यादव के लिए चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं, हम ये समझेंगे। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी न आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और
बड़े मत उखाड़ो, करके बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। तो आपने ये बयान सुन लिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इस तरीके का माहौल बन रहा था कि पीडीए को खड़ा करने के लिए, यानी कि पीडीए के नैरेटिव को सेट करने के लिए ये लड़ाई जरूरी है, चाहे वो राणा सांगा के नाम पर हो, चाहे ऐसे ही मिलते जुलते प्रतीकों के नाम पर। लेकिन इस लड़ाई का रास्ता मुड़ गया, और जैसे ही आज रास्ता मुड़ा, अखिलेश यादव को लगा कि अब अगर ये बात बढ़ी तो उनके लिए भारी मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि अगर आप अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स को हाल के दिनों में देखें तो सियासत में जाति और बिरादरी की राजनीति तो सूट कर रही है, वो उस राजनीति की ओर बढ़ भी चले हैं और खुलेआम कर भी रहे हैं। लेकिन धर्म की लड़ाई से, धर्म को किसी भी तरीके से सियासत में ले आने से अखिलेश यादव को लगता है कि उनका नुकसान हो जाएगा, यह उनकी पिच नहीं है। इसलिए आज जैसे ही इंद्रजीत सरोज ने यह बात कही कि गजनवी और गजनी ऐसे लोग लुटेरे आक्रांत अगर आए तो मठ और मंदिर कर क्या रहे थे जो उस वक्त सबसे मजबूत थे, तो मंदिरों को समेटना, उस वक्त के उनके भगवान को समेटना, ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को पसंद नहीं आया और उन्हें लगा कि ये सियासी उनकी जमीन पर धार्मिक ध्रुवीकरण उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और यही बात जब रामजी लाल सुमन ने आज एक बार फिर कह दी कि अगर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढोगे तो मंदिर के नीचे फिर बौद्ध विहार ढूंढेंगे, यानी कि एक तरह की चेतावनी कि मंदिर के नीचे बौद्ध विहार होंगे, यानी कि हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट तीनों का एक धार्मिक क्लैश। ये चीजें अखिलेश यादव को नागवार गुजर रही थी। उन्हें लगा नहीं कि अगर उन्होंने छूट दे रखी या खाली छोड़ दिया तो ये लड़ाई किसी और दिशा में बढ़ जाएगी और फिर ये बीजेपी की पिच होगी। यानी कि अगर धर्म के पिच पर उनके नेताओं ने बोलना शुरू किया तो समाजवादी पार्टी उस पर नहीं टिकेगी। और यही वजह है कि आज उन्होंने इससे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, इनकार किया है। सुनिए अखिलेश यादव ने वो रेड लाइन खींचते हुए, वो नसीहत देते हुए कहा क्या है। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजी सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने अब इसे एक तरीके से लपक लिया है और उसे लगता है कि अब अखिलेश यादव को इस मुद्दे पर घेरा जा सकता है। चूंकि पीडीए की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमेशा की तरह केशव प्रसाद मौर्य ही सामने आए हैं और उन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा है देखिए। तो केशव मौर्य ने अपने एक पोस्ट में लिखा है कि 2027 में सपा की सफाई तय देखकर अखिलेश यादव जी पूरी तरह बौखला चुके हैं। अब समाज को बांटने और सामाजिक ताना बाना तोड़ने वाले गैर जिम्मेदारी भरी बयान दे और दिलवा रहे हैं, लेकिन सपा को इस नीति से भी फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर बीजेपी काम करती रहेगी। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर अपार जन समर्थन से सपा का हाजमा खराब हो चुका है और उनके फर्जी पीडीए का गुब्बारा भी फूट चुका है। सपा का कुछ का साथ परिवार के गुंडों का विकास का फॉर्मूला ही सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाने के लिए पर्याप्त है। सपा और सैफई खानदान को गरीबों, पिछड़ों और दलितों का विकास कभी रास नहीं आएगा। भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। 27 में भी 17 दोहराएंगे, तीसरी बार यूपी में भाजपा सरकार। तो ये एक एक्सपोस्ट लिख करके अखिलेश यादव को केशव मौर्य ने जवाब देने की कोशिश की। लेकिन आज अखिलेश यादव बिल्कुल ऐसे मुद्दों से खुद पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए। उन्होंने आजमगढ़ में भी एक बात कही और फिर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात कही। उन्होंने धर्म से खुद को अलग रखने की, पार्टी को अलग रखने की, यही नहीं राजा महाराजाओं पर भी उन्होंने कहा कि इतिहास को कुरेदना नहीं चाहिए। सुनिए
अखिलेश यादव। मैंने कहा कि कोई भी हिस्टोरिकल या पुराने सवाल नहीं उठाने चाहिए। इतिहास को इतिहास रहने दीजिए, हिस्ट्री को हिस्ट्री रहने दो, और धार्मिक मामलों में ना बोला जाए। जो बयानबाजी नुकसानदेह हो उसको नहीं बोलना है। उधर आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों के डीएम को धमकी भरे ईमेल भेजे गए, और ये धमकी भरे ईमेल दरअसल वक्फ मामले पर बीजेपी के स्टैंड और खास करके यूपी सरकार के स्टैंड के बाद इस तरीके के मेल दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने का भी की भी धमकी आई है, और कहा गया कि सुरक्षा बढ़ाना है तो बढ़ा लो, हम देखते हैं क्या कर सकते हो। तो इस तरह के मेल अचानक आने शुरू हुए। आपको बताएं कि वक्त को लेकर के हिंदुस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक में एक खौफ का माहौल है, और अब तो बांग्लादेश में भी इसके खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। लेकिन आज बंगाल के हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला है, यह बेहद अहम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुख्यमंत्री का सीधा इशारा मुर्शिदाबाद और 24 परगना के दंगे और हिंसा को लेकर के है, और उन्होंने कहा है कि डंडे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और डंडे का इस्तेमाल क्यों जरूरी है, यह भी बताया है। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। और आखिर में बसपा से जुड़ी दो खबर। पहली खबर यह कि आकाश आनंद को जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी वो गृह मंत्रालय ने वापस ले ली है। यानी कि चूंकि आकाश आनंद पार्टी में भी नहीं थे, पार्टी से बिल्कुल बाहर कर दिए गए थे, और उनके पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी, वो गृह मंत्रालय ने वापस कर ली। लेकिन दूसरी तरफ एक दिन पहले ही मायावती ने उनका निलंबन वापस लिया और उन्हें दोबारा पार्टी में लिया है। ऐसे में कल एक बड़ी मीटिंग, यानी कि 16 अप्रैल को बड़ी मीटिंग लखनऊ में हो रही है, और 300 पदाधिकारी जो बसपा के हैं वो बुलाए गए हैं। तो उसमें इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है, और चर्चा इस बात की है कि आकाश आनंद को जो दोबारा पार्टी में लाया गया है तो उन्हें बड़े पद से नवाजा जा सकता है। हो सकता है कल की मीटिंग में सभी को यह बात बता दी जाए और आने वाले वक्त में आकाश आनंद को कोई बड़ा पद दिया जाए। क्या हो सकता है, बसपा को जानने वाले जो जानकार हैं उनके मुताबिक क्या हो सकता है, सुनिए। मैं आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में देखता हूं, जहां वो पहले कभी नहीं लगाए गए। जब जब उन्होंने ट्वीट किए तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड छोड़ के किया है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि ये जो पारी है आकाश आनंद की, जो अब से शुरू होगी, उस पारी में आकाश आनंद को आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे। बसपा की इस मीटिंग पर हमारी नजर रहेगी कि आकाश आनंद को अब मिलता क्या है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें एक्स पर लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबाएं। आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा एक्स हैंडल है @KR Abhishek 6164। आपसे फिर मुलाकात होगी।